Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Naeem. Today topic for discussion is एनकॉन्ड्रोमा. ठीक है, एनकॉन्ड्रोमा. एनकॉन्ड्रोमा का दूसरा नाम कंड्रोमा भी हम इसे कह सकते हैं, सिंपल कंड्रोमा. ठीक है, तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इसकी देख लेते हैं. तो ये बेसिकली जो है ना 10 से 20 साल की एज में 10 से 20 साल की एज में एक बिनाइन, ये एक ट्यूमर है बिनाइन, और ये कार्टिलेजनस ओरिजिन है. ठीक है, कार्टिलेजनस ओरिजिन बिनाइन ट्यूमर है. और मैं बताता हूँ आगे चल के कि ये कार्टिलेजनस ओरिजिन कैसे है. ठीक है, तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि 50% केसेस में एनकॉन्ड्रोमा जो है वो हैंड एंड फीट को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, और बाकी जो हैं वो लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन्स में कौन सी बोन्स हैं? सबसे पहले ह्यूमरस बोन में सबसे ज्यादा, प्रोक्सिमल एक्सपेक्ट के ऊपर, फिर उसके बाद फीमर बोन जिसके प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एस्पेक्ट दोनों पे ये हो सकता है, और फिर लास्ट में टिबिया बोन, टिबिया बोन के प्रोक्सिमल टिबिया में. ठीक है, तो मोस्टली ये मीटाफिजियल ओरिजिन करते हैं, लेकिन ये डायाफिजियल भी हो सकते हैं. तो अब इनके बारे में बात यह है कि एनकॉन्ड्रोमा एक ऐसी लीजन है कि जो कि मैं इसको हमेशा ऐसे ही याद करता हूँ कि ये इस लीजन में एक चीज 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस लीजन की, जिसमें मैंने ये कहना होता है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. मिसाल के तौर पे ये मीटाफेसिस से भी एराइज कर सकता है, डायाफिसिस से भी एराइज कर सकता है. पहली बात तो ये, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये मीटाफेसिस ही होगा या डायाफिसिस ही होगा, ये कहीं से भी एराइज कर सकता है. ठीक है, ये एनकॉन्ड्रोमा सेंट्रल भी बोन से एराइज कर सकता है और एक्सेंट्रिक भी हो सकता है. ठीक है, सेंट्रिक भी एक्सेंट्रिक भी. अच्छा, ये एक्सपेंसाइल भी हो सकता है, नॉन एक्सपेंसाइल भी हो सकता है. ठीक है, ये बोन की स्कैल्पिंग भी करवा सकता है. ठीक है, और नॉन स्कैल्पिंग भी करवा सकता है, कि जरूरी नहीं कि हर बोन की ये स्कैल्पिंग ही करवाए. ठीक है, और इसके जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो बॉर्डर है ना वो नॉन सिक्लीरोटिक होते हैं, नॉन सिक्लीरोटिक. लेकिन कुछ केसेस में इसके बॉर्डर हमें सिक्लीरोटिक भी मिल सकते हैं. तो और कौन सी लीजन्स ऐसी हैं कि जिनके बॉर्डर्स के बारे में थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए? उनमें ये है कि ये जो जीसीटी ट्यूमर है ना उसके नॉन सिक्लीरोटिक बॉर्डर होंगे. ठीक है, ब्राउन ट्यूमर उनके उनके भी नॉन सिक्लीरोटिक बॉर्डर होंगे. ठीक है, इसके अलावा जो यूनिकैमरल बोन सिस्ट है ना, जिसको सिंपल बोन सिस्ट कहते हैं, उसके बॉर्डर हमेशा सिक्लीरोटिक होते हैं. और जैसा कि इस केस में मैं बता रहा हूं एनकॉन्ड्रोमा, इसके जो बॉर्डर हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन सिक्लीरोटिक होते हैं. ठीक है, तो ये जीसीटी और ब्राउन ट्यूमर का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम की मैं कर रहा हूं कि मोस्टली ये ऐसा होता है, लेकिन सम टाइम नो सिक्लीरोसिस भी हो सकती है. तो बहरहाल, अच्छा अब ये है कि अब हम देखते हैं कि एक इसके बारे में ना एक प्रिंसिपल याद रख लें एनकॉन्ड्रोमा के बारे में. वो ये है कि कॉन्ड्राइट मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग एंड आर्क. ठीक है, इसमें जो कैल्सिफिकेशन होती है ना, इसका जो मैट्रिक्स होता है उसने कैल्सिफाइड होना होता है. ठीक है, रिंग एंड आर्क की फॉर्म में उसमें कैल्सिफिकेशन आनी होती है, एक्सेप्ट हैंड एंड फीट. ठीक है, हैंड एंड फीट में ये सिंपल लिटिक लीजन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें कैल्सिफिकेशन आए. हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग बोन के अंदर सिस्टिक लीजन में कैल्सिफिकेशन नहीं आ रही तो हमने एनकॉन्ड्रोमा को रूल आउट कर लेना है, वो एनकॉन्ड्रोमा नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज थी. अब जो बात है वो है इसके सिग्नल्स की.
ठीक है। तो एक बात याद रख ले, एनकॉन्ड्रोमा या जितने भी हाइलेन, ये जो कार्टिलेजनस ओरिजिन ट्यूमर है, बोन में बेसिकली ग्रोइंग बोन में हाइलेन कार्टिलेज होती है। हाइलीन कार्टिलेज क्या करती है, इसमें पानी H2O की काफी बहुत ज्यादा मकदार होती है। ठीक है, काफी ज्यादा मकदार में हाइलेन कार्टिलेज में H2O होता है। तो अब अगर ये पानी है इसमें बहुत ज्यादा, तो ऑफ कोर्स फिर इसके सिग्नल भी फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस के ऊपर वाटर वाले आएंगे, चमकेगा हाइलेन कार्टिलेज। ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि ये अगर हाइलेन कार्टिलेज है तो एनकॉन्ड्रोमा में क्या होता है कि एनकॉन्ड्रोमा में ऊपर रिंग एंड आर की कैल्सिफिकेशन हो सकती है, और बस। और दूसरा ये कि क्योंकि ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है, तो इसमें जो मैरो होता है ना, ये जो सराउंडिंग बोन का जो मैरो होता है वो सराउंडेड ही रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि थोड़ा सा मैरो इसके अंदर ग्रो कर जाए। ठीक है, इंट्रैपमेंट, थोड़ा सा मैरो की इंट्रैपमेंट इसके अंदर हो जाए। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो इंट्रैपमेंट करे, लेकिन वो पेरीफ्री के ऊपर ही मैरो ये पड़ा हुआ है। ये सारी के सारा ये जो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये हाइलेन कार्टिलेज है। ठीक है, और वो सारी की सारी ये चमक रही होती है। हाइलेन कार्टिलेज फ्लूइड सेंसिटिव है ना, तो वाटर होता है, तो फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस के ऊपर ये सारी की सारी चमकेगी। लेकिन ये बीच में स्पॉटेड ब्लैक एरियाज आपको रिंग एंड आर की कैल्सिफिकेशन नजर आए की फॉर्म में ये ब्लैक नजर आएंगे। ठीक है, और क्योंकि इसमें मैरो ना होने के बराबर होता है, तो ये सारे का सारा जो फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस जैसा कि T2 फैट सेट और स्टड, इनके ऊपर ये एक होमोजेनस हाइपर इंटेंस लीजन नजर आएगी। बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत रिंग एंड आर की कैल्सिफिकेशन नजर आएगी। ठीक है, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइस के ऊपर मैं बताता हूं कि वो किस तरह। इसके ऊपर आप देखें तो इसको गौर से करें। ये बेसिकली स्टर सीक्वेंस है। ठीक है, और ये बेसिकली T2 फैट सेट है। T2 फैट सेट, बोथ आर फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस। ठीक है, अब आप इस केस के ऊपर देखें, आप देखें कि किस तरह ये सारी की सारी कार्टिलेज है, हाइलेन कार्टिलेज है, जो कि फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस T2 के ऊपर चमक रही है और होमोजेनस इनहेंसमेंट कर रही है। और सेंटर में देखें अगर आप, ये वाले जो सिग्नल्स हैं ब्लैक ब्लैक, ये कैल्सिफिकेशन है, ये कैल्सिफिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिकली कोई वेसल अगर है इसमें तो फ्लो वाइड भी शो कर सकती है, ये जो ब्लैक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हाइलेन कार्टिलेज वाइट होती है, उसमें वाटर होता है, इसके अंदर ये जो सराउंडिंग में ये जो मैरो है, मैरो ये वाला, ठीक है, ये ना होने के बराबर जाता है। अगर ये वाला मैरो इसके अंदर जाता तो मैं इसके अंदर जो सिग्नल थे वो इसी के आते, इसी मैरो के सिग्नल इसके अंदर भी आते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ कुछ स्पॉट्स हैं ये थोड़े से, और ये मोस्टली ये कैल्सिफिकेशन को शो कर रहे हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में ना इस इमेज को आप देखें, ये कॉन्ड्रोसार्कोमा का केस है। ये मैं अभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि हाइलेन मेम्ब्रेन से कैसे हमने, क्योंकि ये ट्यूमर ही हाइलेन मेम्ब्रेन का है। ठीक है, हाइलेन मेम्ब्रेन ये पड़ी हुई है, हाइलेन कार्टिलेज ये पड़ी हुई है, बेस हाइलेन कार्टिलेज है। इस कॉन्ड्रोसार्कोमा में देखें, कॉन्ड्रोसार्कोमा में क्या होता है कि एक तो रिंग एंड आर कैल्सिफिकेशन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, मैरो इंट्रैपमेंट जो है ना वो कॉन्ड्रोसार्कोमा में ज्यादा होता है। मैरो इंट्रैपमेंट एज कंपेयर टू एनकॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा में मैरो इंट्रैपमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक मैलिग्नेंट चीज है। आप इसी तरह इसलिए ये फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस के ऊपर ये लीजन आपको हेट्रोजेनस मिल रही है, ये आपको होमोजेनस नहीं मिल रही, ये हेट्रोजेनस मिल रही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये मैरो इंट्रैप हुआ है, मैरो भी इंट्रैप हुआ और रिंग एंड आर कैल्सिफिकेशन भी ज्यादा आ गई। तो इस वजह से अब देखें ये जो व्हाइट व्हाइट सिग्नल है ना, ये बेसिकली जो है ना, ये व्हाइट व्हाइट जो सिग्नल है, ये बेसिकली हाइलेन कार्टिलेज है। तो कहने का मतलब है कि इस कॉन्ड्रोसार्कोमा में हाइलेन कार्टिलेज के अंदर मैरो भी काफी ज्यादा आ गया और कैल्सिफिकेशन भी ज्यादा आ गई, इसलिए उसके जो होमोजेनस सिग्नल थे ये वाले,
इस दोनों चीजों के आने की वजह से वही सिग्नल फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस के ऊपर हेटेरोजेनस हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा आप देखें तो आप देखेंगे कि इसका जो कॉर्टेक्स है ना, उसकी भी काफी हद तक कहते हैं कि अगर अगर 2/3 एंडो एंडोस्टिकल स्कैल्पिंग हो जाए और साथ में पेन हो, थोड़ा सा लीजन का साइज बढ़े, तो हमने एनकॉन्ड्रोमा से कॉन्ड्रोसार्कोमा सोचना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तो ये बेसिकली एनकॉन्ड्रोमा है और ये कॉन्ड्रोसार्कोमा। बेसिक इस स्लाइड का जो सीक्वेंस था आपको बताने का मतलब यही है कि किस तरह बेसिक लेवल से हाइलेन कार्टिलेज के सिग्नल लेवल से हमने ऊपर को आना है, ठीक है। तो अब आप देख लें कि किस तरह ये होमोजेनस है और ये हेटेरोजेनस है। तो अब ये अच्छा, ये सिग्नल्स हो गए। सम टाइम जो है ना एक्सरे के ऊपर, सम टाइम एक्सरे के ऊपर हमको लॉन्ग बोन स्पेशली जो फीमर है या टिबिया है उसके ऊपर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि आइदर इज दिस एनकॉन्ड्रोमा और आइदर इट इज बोन इनफार्क्ट, ठीक है। तो उसको समझ लें कि जो बोन इनफार्क्ट होगा ना वो हमेशा स्क्लेरोज्ड कैल्सिफाइड सरपेंटाइन टाइप होगा, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये सरपेंटाइन सेक्लिरोज टाइप होगा, ठीक है। और आप देखें कि ये एक मैस है जो कि एनकॉन्ड्रोमा है, ये एक लिटिक लीजन है विद हाइपर इंटेंस विद रिंग एंड आर कैल्सिफिकेशन सेंट्रल, ठीक है। और इसमें, ठीक है, ये बेसिकली यही एक फीचर्स होता है जिसकी वजह से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो होपफुली आप इससे समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम इसके थोड़े डिफरेंशियल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल्स में लिटिक लीजन हैंड में आए, ठीक है। तो बेसिकली तो ये टॉपिक जो मैंने बनाया है वो लिटिक लीजन हैंड का ही है। बेसिकली लिटिक लीजन कोई भी हैंड में आ जाए तो हमने उसको किस तरह, हमने उसका अपनी मेंटल अपना थॉट प्रोसेस बनाना है, उसकी अप्रोच को देखना है, कैसी अप्रोच लड़ानी है, ठीक है। और किस तरह हमने डिफरेंशियल की तरफ जाना है। तो ये दो केसेस हैं, ये बेसिकली एनकॉन्ड्रोमा के डिफरेंशियल में ये आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस केस को गौर करें, ये वाला जो केस है, ठीक है, हैंड का एक्सरे है, आपको इसमें एक जो है वो लिटिक लीजन नजर आ रही है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर में। और ये आप देखें, ये जो लीजन है, अब इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ कि ये एनकॉन्ड्रोमा बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, जब भी आपको लिटिक लीजन इस तरह एक हो या एक से ज्यादा हो नजर आए ना, तो आपने दो चीजें फौरन से करनी है उसी हैंड के एक्सरे के ऊपर। नंबर 1, आपने देखना है कि रेडियल एस्पेक्ट के ऊपर सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन तो नहीं हो गई। इंटर इंटरफेलेंस ये जो फेलेंस है ना, मिडल फेलेंस जो है, मिडल फेलेंस के रेडियल एस्पेक्ट के ऊपर, रेडियल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है, आपने देखना है कि सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन तो नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखना है कि इसका जो डिस्टल टफ्ट है वहां पे कोई एक्रोओस्टियोलाइसिस तो नहीं मिल रही। अगर इन दोनों में से कोई एक फीचर भी या दोनों मिल जाए आपको, तो आपने उसको ब्राउन ट्यूमर के बारे में सोचना है कि ये ब्राउन ट्यूमर हो सकते हैं। फर्दर आपने इसकी हिस्ट्री जरूर लेनी है, ठीक है। रीनल को उसको रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट ना हो, क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट ना हो, ये बेसिकली हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में ये चीज डेवलप होती है। नंबर 1। नंबर 2, अब ये वाला सेकंड केस देखें तो ये बेसिकली सार्काइडोसिस का केस है, ठीक है। इसमें आप देखें कि आपको लेस लाइक, ठीक है, लेस लाइक अपीयरेंस मिलती है। और ये बेसिकली जो है वो पूरी की पूरी फिंगर को ये इन्वॉल्व कर रही होती है, पूरी की पूरी फिंगर को ये इन्वॉल्व कर रही होती है। तो इस पैटर्न की बेस के ऊपर फिर आपने, अगर हैंड और फीट में ये वाला पैटर्न आए, तो आपने इसको सार्काइडोसिस के बारे में थॉट करना है। और एस लेवल फर्दर करवाएंगे, उसका जो है चेस्ट एक्सरे भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो
अब ये 2 डी हो गए इसके। अब फर्दर देख लेते हैं। अच्छा, फर्दर जो है ना, उसमें मैं आपको बताऊं, एबीसी, एबीसी है, हो गया, जीसीटी हो गया, एबीसी, जीसीटी, ठीक है, यूबीसी, यूरिकैमरल बोन सिस्ट, जिसको सिंपल बोन सिस्ट भी कहते हैं। एक्सरे के ऊपर ना, एक्सरे के ऊपर इनको डिफ्रेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है एनकॉन्ड्रोमा से, ठीक है। तो फिर एमआर बहुत हेल्पफुल होता है, एमआरआई हमारे लिए हेल्पफुल होता है, वही हमें फर्दर बताएगा। मिसाल के तौर पे वो क्या बताएगा, अगर एबीसी होगा ना, तो हमेशा उसमें फ्लूइड फ्लूइड लेवल आपको मिलेंगे, फ्लूइड फ्लूइड लेवल मिलेंगे आपको। यही एक करेक्टरिस्टिक्स इसका फीचर है, ठीक है। एज जो है आपको पता है कि एबीसी भी लेस देन 30 होता है, और ये भी 10 से 20 साल की एज में होते हैं, तो एज एज सच कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, बेसिकली हमें फ्लूइड फ्लूइड लेवल हमें बताएगा। और एमआर के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस के ऊपर, जो कि T2 फैट सेट और स्टार है, उसके ऊपर एनकॉन्ड्रोमा जो है वो होमोजेनियसली हाइपर इंटेंस नजर आता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसकी होमोजेनिसिटी के, उसके अंदर बोन मैरो कितना है, और उसके ऊपर रिंग एंड आर कैल्सिफिकेशन है, लेकिन वो बहुत कम होती हैं दोनों उसमें, ठीक है। एबीसी की बात हो गई। अब दूसरी बात है जीसीटी की। जीसीटी में आपको आपको ना एक लीजन मिलेगी, एक सॉलिड आपको एक लीजन मिलती है, ठीक है। और उसके जो सिग्नल होंगे ना, वो हेट्रोजनसली हेट्रोजनसली हाइपो इंटेंस हो गए, हेट्रोजनसली। ये मैं फ्लूइड सेंसिटिव सीक्वेंस की बात ही कर रहा हूं सबकी, ठीक है। हेट्रोजनसली हाइपो इंटेंस होगी, और आपको उसमें साथ में फ्लूइड फ्लूइड लेवल मिल सकते हैं। हेट्रोजनसली हाइपो इंटेंस के साथ फ्लूइड फ्लूइड लेवल आपको मिलेंगे, ठीक है। पीछे है यूबीसी, जिसको यूनिकैमरल बोन सिस्ट भी कहते हैं, और इसको सिंपल बोन सिस्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर क्या होगा, ये सिंपल बोन सिस्ट है ना, सिंपल सिस्ट है, तो इसमें क्या होगा, आपको आपको T1 के ऊपर ये हाइपो नजर आएगा, जिस तरह सिंपल सिस्ट होता है, T2 के ऊपर ये हाइपर नजर आएगा। और अगर इनहेंसमेंट लेगा तो पेरीफ्री के ऊपर माइल्ड इनहेंसमेंट लेगा, ठीक है। अच्छा, एनकॉन्ड्रोमा के बारे में मैं आपको इनहेंसमेंट की एक बात बताऊं, कि एनकॉन्ड्रोमा भी पेरिफेरल पे इनहेंसमेंट लेता है, और जो उसके सेप्टा होते हैं, उसके जो सेप्टा होते हैं वो इनहेंसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न जब इनहेंसमेंट का होता है ना, तो ये हमें फिर इससे ये साबित होता है कि ये मल्टी लॉबुलेटेड लीजन है, ठीक है। इसके लब्यूल्स हैं इसके अंदर, इस लीजन के अंदर मल्टीपल लब्यूल्स हैं, जो कि आपस में मिलके एक एनकॉन्ड्रोमा बना रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमने एबीसी, यूबीसी, जीसीटी, ठीक है, इसको हमने एमआर के ऊपर ही डिफरेंशिएट करना है, ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं एक्सरे के ऊपर। तो इसके अलावा हाँ, एक चीज होती है मेट, आपको लिटिक फॉर्म में मेट भी मिल सकते हैं। एक प्रिंसिपल याद रख लें, एक प्रिंसिपल याद करें, वो ये है कि अगर एल्बो और नी, इनके डिस्टल आपको कोई लीजन, लिटिक लीजन मिले, तो आपने हमेशा मेट के बारे में सोचना है, मेट्स के बारे में सोचना है। कहां कहां से, ब्रेस्ट का मेट हो सकता है, लंग से मेट हो सकता है, थायराइड से मेट हो सकता है, किडनी से मेट हो सकता है। अगर आपको लिटिक लीजन मिले डिस्टल टू एल्बो एंड डिस्टल टू नी ज्वाइंट, तो ये हमने मेट के बारे में भी सोचना है, ठीक है। मेट की फिर खसूसियत होती है, एक सिंगल मेट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो मल्टीप्लिसिटी होती है, लेकिन सिंगल मेट भी मिले हैं। साथ में उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, ठीक है, हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कहने का मतलब है कि आपने उसकी तरफ भी थॉट थॉट प्रोसेस जरूर लेके जाना है कि कहीं ये मेट तो नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं बयान करूं, वो लास्ट में, जैसा कि मैंने पहले भी उसमें थोड़ा सा बोला है, वो ये है कि कॉन्ड्रोसार्कोमा जो है ना, वो एनकॉन्ड्रोमा के का एडवांस लेवल है, ठीक है। एनकॉन्ड्रोमा से अगला जो लेवल होता है, उसने उसने कॉन्ड्रोसार्कोमा में चेंज हो सकता है एनकॉन्ड्रोमा, ठीक है, जैसा कि इस केस में है, ठीक है। तो हमेशा आपने इस सूरत में क्या करना है, आपने पेशेंट से पूछना है, पेन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ लीजन भी इंपॉर्टेंट है, और एंडोस्टियल स्कैल्पिंग वो इंपॉर्टेंट है। अगर 2/3 इंडस्ट्रियल स्कैल्पिंग हो जाए, तो हमने इसका सोचना है हमने कि ये कहीं कॉन्ड्रोसार्कोमा तो नहीं इसमें
डेवलप हो गया, ठीक है। और फिर ये जो है कि अच्छा, एक और मैं होम टेकिंग पॉइंट ये बता दूं कि एनकॉन्ड्रोमा और कॉन्ड्रोसार्कोमा और जीसीटी और मलिग्नेंट जीसीटी, हम इन इन दोनों को, हम इनको आपस में हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हिस्टोपैथोलॉजी हमको रॉन्ग रॉन्ग रिजल्ट देती है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी हमको मिसगाइड करती है इन चीजों में, क्योंकि नहीं हम बता सकते इसमें, ठीक है। तो यही चीजें जो हैं कुछ क्लिनिकल, ठीक है, और कुछ हिस्ट्री और कुछ उसकी लीजन की करेक्टरिस्टिक्स, वो देख के हमने ये देखना होता है कि जैसा कि जीसीटी जो होता है, अगर उसमें सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट आ जाएं और लंग के अंदर आपको चेस्ट एक्सरे पे मेटास्टेसिस मिल जाए, तो फिर हमने उसको मैलिग्नेंट जीसीटी डिक्लेयर कर देना है। और कोई इसका कोई बायोप्सी नहीं आपको गाइड कर सकती कि ये मैलिग्नेंट हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। और ऐसे ही एनकॉन्ड्रोमा से कॉन्ड्रोसार्कोमा को बायोप्सी आपको नहीं बताएगी कि आइदर इट्स एनकॉन्ड्रोमा या फिर ये कॉन्ड्रोसार्कोमा में चेंज हो गया। तो हमें बाकी क्लिनिकल और कुछ इमेजिंग फीचर के ऊपर, कहने का मतलब है कि पैथोलॉजिस्ट का इन दोनों केसेस में नो रोल ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट फेल है इधर, ठीक है। तो बेसिकली ये रेडियोलॉजिकल लीजन्स ही हैं दोनों की दोनों, कुछ क्लिनिकल कुछ रेडियोलॉजिकल। तो होपफुली अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लें।